हेलो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज रे ऑप्टिक्स। ओके। तो रे ऑप्टिक्स का हमने पहले ही बोल दिया है कि इसमें इसकी जो डेरिवेशन है, इसका जो न्यूमेरिकल है या फिर इसके जितने भी हैं इम्पोर्टेंट, सारे पार्ट इम्पोर्टेंट ही हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये बहुत मार्क्स कवर करने वाला है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है रे ऑप्टिक्स हम समझ लेते हैं। रे ऑप्टिक्स जो होता है, इसका सीधा सा मतलब है कि लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट का क्या मटेरियल है, लाइट कैसे ट्रेवल करती है, लाइट का क्या प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली हम लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं लाइट के बारे में कि लाइट होता क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम जानते हैं कि किसी भी मिरर पे, जैसे सपोज दैट मिरर है, ठीक है, उस मिरर पे अगर एक लाइट टकराती है, ऐसे इंसिडेंट होती है, टकरा के चली जाती है, तो रिफ्लेक्टेड होती है। बीच में एक इमेजिनरी नॉर्मल होता है। यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे आती थी वो एंगल बनता है इंसिडेंट एंगल, और जो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है उसके और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल बनता था। ठीक है, ये दोनों एंगल सेम होते थे। तो इसमें दो लॉ बन जाते थे, क्योंकि ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होती थी, और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होते थे। तो दो लॉ ये बनते थे, हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद बात आती थी कि जो मिरर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, मिरर, फिर लेंस। तो मिरर हमने देखा था, एक प्लेन मिरर होता था सीधे, ठीक है, और एक हमने देखा था, एक होता था कॉनकेव मिरर, जो कि ऐसा होता था कुछ, ये कॉनकेव मिरर होता था। ठीक, और एक होता था कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमने देखा था। और इसमें फिर कई टर्मिनोलॉजी आई थी, छोटी क्लास में हमने पढ़ा था कि जब कोई मिरर होता है, ठीक है, तो उस मिरर का ये जो इससे बीच से एक लाइन जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस होती है। इसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस कहा था। ओके। उसके बाद में जो यहाँ पे सेंटर होता है इसको पोल कहा जाता था, ये पोल होता था। उसके बाद अगर इसको पूरी तरह से सर्कल कर दो इस स्फेरिकल मिरर को, तो ये स्फेरिकल का जो है स्ट्रक्चर ले लेता था, इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसके सेंटर में एक सेंटर बच गया, तो इस सेंटर को क्या कहा जाता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता था। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से शो करते थे। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को आर से, यानी कि, तो ये चीज़ें चल रही थी। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर की बात मैं कर रहा था कि ये पूरा एक स्फेरिकल मिरर जैसा इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, और यहाँ पे जो है हम इसको, इसके एक पार्ट को ऐसे ऐसे कर लेते हैं, तो इसको मतलब पॉलिश कर देते हैं, तो यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर का ये स्ट्रक्चर बन जाता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है, ये पोल हो जाता है, यहाँ फोकस हो जाता था। ठीक है, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता था। ठीक, तो यहाँ पे और एक चीज़ देखेंगे, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती थी, तो देखोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकस की दुगनी है, 2f। मतलब फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो एक तो पहली प्रूविंग हम लोग यही सीखेंगे कि इसको प्रूव करेंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, वैसे दिख तो रहा है बट प्रूव करेंगे। ओके। और सेकंड फिर आता था कि यहाँ से हमने देखा था कि ये मान लेते हैं कोई मिरर है, और यहाँ से कुछ दूर मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे दूर कोई एक जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट से तीन तरह की रेज आती थी। ठीक है, मान लेते हैं ये फोकल लेंथ है, ओके, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओके, ये हमारा पोल है। तो यहाँ से देखिए पहली रे जो है सीधे जाती थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो किससे पास होती थी, फोकस से, आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है इसको। दूसरी जो है फोकल लेंथ से पास करती थी, यानी फोकस से पास करती थी तो वो पैरेलल चली जाती थी, दो केस हो गए। तीसरी जो सी से होके जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, वो उसी जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस आ जाती है। तो ये तीनों रे का आपको सिस्टम पता होना चाहिए, जिससे आपको इमेज फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। आपको छोटी क्लास में ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं, जिससे आपको इमेज बनाना पता चलता है कि इमेज कैसे बनाई जाती है। ओके। उसके बाद में जो मेन चीज़ आता था यहाँ से, कि अब इसी चीज़ को हम फिर से एक बार कर लेते हैं कि सपोज दैट ये रहा हमारा एक कॉनकेव मिरर। ओके, दिस इज़ आवर कॉनकेव मिरर। यहाँ पे फोकस है हमारा, यहाँ पे पोल है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सपोज दैट एक कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी, सारी डिस्टेंस पहली बात तो पोल से मेजर करी जाती हैं, तो ये इसको यू कहा जाता है। ठीक है, यू से, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड एज यू। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से जो रे जाएगी, ठीक है, पैरेलल टू
प्रिंसिपल एक्सिस वो पास करेगी किससे, फोकस से, ओके। और सेकंड फोकस से होके जाएगी तो वो वापस से पैरेलल आएगी, ठीक है। तो ये जो कट करेगी जस्ट इसी के जस्ट नीचे कट करेगी प्रॉपर ढंग से। अगर आप देखेंगे स्केल वगैरह लेके तो ये जो इमेज बन रही है वो जस्ट उसी के सी के जस्ट नीचे बन रही है ना, और उल्टा बन रही है, ठीक है, इन्वर्टेड, और उसी के इक्वल बन रही है। जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट है उसी के इक्वल बन रही है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं छोटी क्लासेस में। तो यहाँ पे जो इमेज बनी है, इमेज की डिस्टेंस भी हम कहाँ से मेजर करेंगे, पी से यानी पोल से, तो उसको शो करेंगे वी से, ठीक है। और फोकल लेंथ यहाँ से कितना है, एफ है। तो यहाँ एक मिरर फार्मूला बनता था जो कि था 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो इसको हम लोग प्रूव करना सीखेंगे, ये भी प्रूव करना सीखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी हम सीखेंगे। उसके बाद में फिर 1/1 करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम सीखेंगे। अब देखिए रिफ्लेक्शन जो पता ही है आप लोगों को, रिफ्लेक्शन छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, रिफ्रैक्शन भी आपने पढ़ रखा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। बाकी ज़रूरत पड़ने पे इनको भी डिस्कस करता रहूँगा। तो आओ सबसे पहले देख लेते हैं कि क्यों होती है फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ, ये हम लोग प्रूव करते हैं। हाँ, तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि सपोज दैट आपके पास ये कोई कॉनकेव मिरर है, ओके। तो इस कॉनकेव मिरर मान लेते हैं ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा फोकल लेंथ है, ओके। अब यहाँ से मान लेते हैं कोई रे गई, ये रे सीधे गई तो वो टकराने के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से, ठीक है। पहली चीज़ ये माइंड में आप बैठा लीजिए। सेकंड आप देखोगे कि इसको यहाँ से एक हमने एक एंगल खींच लिया, या फिर यहाँ पे हमने एक इमेजिनरी लाइन खींच दी और इससे ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो सेंटर पे भी थीटा बनाएगा, ओके। अब देखिए तो ये थीटा हुआ और यहाँ भी ये थीटा होगा, ठीक है, इस जगह पे भी थीटा होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे कि अगर इसको हम पोल कह लें, इसको हम एम कह लें और इसको हम ऐसे ही बोल दें, ठीक है, ये रे गई हुई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको हम और आगे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है। अगर हम ट्रायंगल इसको इन ट्रायंगल CFM में देखें, ठीक है, CFM में आप देखेंगे तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल है, जो कि इन दोनों जो दूर के एंगल हैं C और M, यानी कि ये जो थीटा है और ये थीटा है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। मीन्स ये 2 थीटा होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना है, ये 2 थीटा के इक्वल होगा, ओके। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अगर हमने देखें तो यहाँ से हम निकालें tan थीटा अगर निकालना चाहें, ठीक है। तो देखिए tan थीटा क्या होगा, ये होता है। इसको हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा और मैं फ्रेश बना दूँ वरना आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेन चीज़ है हमारा स्ट्रक्चर, वहाँ से हमें सारी बात समझ में आती है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। देखो यहाँ से एकदम क्लियरली मैं बना दे रहा हूँ। ये मान लेते हैं हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये गई एक रे आई फोकस से, ठीक है, और यहाँ से हमने एक इमेजिनरी लाइन खींचा, ठीक है, और ये हमारा रहा थीटा एंगल, ठीक। तो ये भी हमारा थीटा हुआ और फाइनली ये भी थीटा हुआ और ये हो गया 2 थीटा, ठीक। यहाँ से एक लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि ये कर्व हम ले नहीं सकते तो इसको P मानेंगे, ओके। अब यहाँ से आप निकालोगे tan थीटा, इसको हमने M मान रखा था, आप निकालोगे tan थीटा है। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पे PM, ठीक है, PM अपॉन, अब बेस हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा PC, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम मान लेते हैं। अब सेकंड में हम निकालते हैं tan 2 थीटा, जो कि यहाँ पे है, सामने दिख रहा है आपको। तो यहाँ tan 2 थीटा आपका निकल के आएगा, ये भी फिर परपेंडिकुलर जो कि PM है, और इस बार आपका जो बेस है वो PF हो जाएगा, क्लियर। तो इसको हम लिख पाएंगे PF, क्लियर है। अब यहाँ पे हम आगे करे दे रहे हैं, आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एंगल बहुत छोटे हैं, तो एंगल जो छोटे होते हैं, ठीक है, तो उनको हम चाहे लिखें tan थीटा या अप्रॉक्स थीटा लिखें तब भी चलेगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है tan 2 थीटा, तो इसको हम 2 थीटा ही लिख सकते हैं, सिर्फ चलेगा, ओके। ये चीज़ ध्यान रखिए, आगे काम आएगा ये। तो यहाँ से हम देखें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, PM/PC, क्लियर है। और यहाँ से देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 थीटा इक्वल्स टू PM/PF, ओके। तो यहाँ तक नोट कर लें, मैं आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि थीटा इक्वल्स टू आ गया PM/PC
और आपका दूसरा आ चुका है 2 थीटा इक्वल्स टू PM बाई PF। ओके, अब देखेंगे यहाँ से आप क्या कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहे तो थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दें, ठीक है, और चाहे PM की वैल्यू उठा के जहाँ जैसे पुट करना चाहें पुट कर सकते हैं आप। चलिए मैं थीटा की वैल्यू पुट कर देना, इस इक्वेशन को उठा करके मैं सेकंड में पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है, थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू हमने पुट करी यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए 2 इंटू PM बाई PC इक्वल्स टू आ गया यहाँ से PM बाई PF। ओके, PM कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ से आप देखोगे 2 बाई PC इक्वल्स टू आ गया 1 बाई PF। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू PF इक्वल्स टू PC। अब हमें पता है PF वहाँ पे देख सकते हैं जाके, PF हमारा F है यानी फोकल लेंथ, और PC हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये हो जाएगा 2F इक्वल्स टू R, ठीक। तो देखिए ये प्रूव हो चुका है फाइनली, F इक्वल्स टू आपका आ जाएगा R बाई 2। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आराम से आप प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कभी कभी नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकल लेंथ होता है। ओके, अब हम लोग प्रूव करेंगे सेकंड, ठीक है, सेकंड जो कि है मिरर फार्मूला। ओके, तो मिरर फार्मूला अच्छे से समझ लो, ये भी आ जाता है कभी कभी। बाकी ये सब चीज़ें जहाँ तक है कि नहीं आ सकती, पर ध्यान से देख लो कि होता क्या है, ठीक है। देखो, तो मिरर फार्मूला क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ से मिलेगा एक कॉनकेव मिरर, ठीक है। इस कॉनकेव मिरर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो ध्यान से देखेंगे। ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब यहाँ से देखिए, सपोज दैट ये हमारा फोकल लेंथ, यहाँ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट से पहले एक पैरेलल लाइन जाएगी मेन एक्सिस के, तो वो फोकल लेंथ से पास करेगी। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, तो वो उसी तरह जाएगी, उसी तरह वापस आ जाएगी। तो दोनों ने एक जगह कट किया, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे इसका इमेज बन गया। ओके, अब यहाँ से देखिए, इसको हम पोल कह देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमें एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, ठीक है। ये इसको हमने M कह लिया सपोज दैट, ठीक, इसको हमने N कह लिया सपोज दैट, इसको हमने ऑब्जेक्ट को A और B कहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा A डैश B डैश बन गया। क्लियर है। तो सारी चीज़ें हमने देख ली कि स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है। अब यहाँ से मेन चीज़ कैसे प्रूव करेंगे, देखो यहाँ पे पहले तो आपको ध्यान देना है कि दो ट्रायंगल बनना है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो आपने 10th क्लास में अगर सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ आपको पता होगा कि उसके जो उसके साइड्स होते हैं जो प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन से ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, तो पहला ट्रायंगल देखिए आपको यहाँ दिख रहा है, ये ट्रायंगल आपको कंसीडर करना है, ठीक है। उसके जस्ट अपोजिट ये ट्रायंगल हो गया, ठीक, ध्यान दीजिएगा इसको, उसके जस्ट अपोजिट ये ट्रायंगल हो गया। और दूसरे केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है, ठीक, ये ट्रायंगल आपको कंसीडर करना है और ये ट्रायंगल कंसीडर करना है, ठीक। तो मैंने दो डिफरेंट कलर के कर दिए हैं और आप दोनों समझ लो कि उसमें हमें क्या करना है, कैसे प्रोपोर्शनल लगाना है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल लगाओगे कैसे, ध्यान से बिल्कुल, इसमें यही हमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें ध्यान देनी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि सपोज दैट आप ये दो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ट्रायंगल A डैश B डैश F एंड ट्रायंगल FMN। सपोज दैट ये दो ट्रायंगल आप कंसिडर कर रहे हो, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक है। तो इनमें सिमिलरिटी कैसे लिखी जाएगी, तो देखिए सबसे पहला काम आपका क्या है, सबसे पहला काम आप लिखोगे A डैश B डैश अपॉन, यहाँ से आपको लिखना होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम ये परपेंडिकुलर लाइन ले रहे हैं, ठीक है, A डैश B डैश, उसके बाद हमने लिया है यहाँ से MN। ओके, तो वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया, तो मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। चलिए मैं बना दे रहा हूँ फटाफट, ठीक है, फटाफट करके, क्योंकि उस स्ट्रक्चर के बगैर आप समझ नहीं पाओगे, तो थोड़ा जल्दी में फटाफट बना लेते हैं। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हमारी हो गई कोई ऑब्जेक्ट, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकल लेंथ, यहाँ से पैरेलल पास कर रही है, फोकस से होके आ रही है, C से होके जा रही है, तो वापस लौट रही है, ठीक है। और यहाँ पे बन रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इस ऑब्जेक्ट का जो
ये मान लेते हैं हमारा ए और बी हो गया, तो ये हमारा बन जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको कंसिडर किया था एम, ठीक है, तो इसको एन माना था, ठीक। और यहाँ से दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमने ये कंसिडर कर लिया था कि ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हैं, और दूसरे ट्रायंगल हम लोगों ने मान लिए थे ये वाले कि ये दोनों आपस में सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक है। और यहाँ से सिमिलरिटी के तौर पे हमने देखा था, क्या लिखा था, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एक लिया था हम लोगों ने, ठीक है, ये हमारा एफ है। और एक हमने लिखा था ट्रायंगल एफ एम एन, ओके। अब यहाँ से हमने देखा था कि ए डैश बी डैश बाई यहाँ से एम एन, ठीक, तो एम एन हमने लिया, इक्वल जो होगा वो देखिए ए डैश एफ अपॉन एफ एम, ठीक। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपने जो ये लिखा हुआ है, ये जो लगाया हुआ है, ठीक है, इस चीज़ को जिस तरह आपने अप्लाई किया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से आपको सेकंड साइड भी करना है, जो कि यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी ए डैश बी डैश में अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे सबसे पहले हमने क्या लिया था, सबसे पहले हमने परपेंडिकुलर लिया है, यानी ए डैश बी डैश, तो सेम चीज़ वही लोगे, ए डैश बी डैश अपॉन, फिर हमने यहाँ परपेंडिकुलर लिया था एम एन, आप ध्यान से देखोगे अगर यहाँ पे, तो हमने क्या लिया था, एम एन लिया था, ठीक। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, ए बी, ठीक है, नीचे से यानी हमने लिखा है एम एन, तो ऐसे इसको लिखेंगे ए बी, क्लियर हो गया, इक्वल टू लिखेंगे आगे। अब यहाँ पे हमने लिखा है ए डैश एफ, यानी कि ए से एफ की तरफ इस साइड गए थे, तो इस तरफ ए से सी की तरफ जाएंगे, यानी ए डैश सी लिखेंगे, ए डैश सी अपॉन, फिर हमने लिखा है एफ एम, ठीक है, यानी कि एफ से एम की तरफ, ठीक है, तो ऐसे यहाँ से सी से ए की तरफ, तो क्या लिखेंगे, सी ए। ये चीज़ हमें ध्यान देनी होगी। तो ये हमारे दो इक्वेशन बन गए, एक क्वेश्चन वहाँ बन गया एक, और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे रेडी हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ खास बात देखिए, जो ए बी है वो एम एन के इक्वल है, आपको दिख रहा होगा, ये जो ए बी है वो एम एन के इक्वल है, तो हम दोनों इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो फाइनल बनने वाली है इक्वेशन, उसको थोड़ा ध्यान देना है आपको। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, मैं आगे लिखूँगा, ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर जाएँ। यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, जो एम एन है, ठीक है, इसकी जगह पे मैं क्या करूँगा, ए बी कर दूँगा, ओके। अब यहाँ से आप देखोगे कि इस पूरे की वैल्यू ये है, जिसको उठा के हम लोग आराम से सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो पुट करोगे तो यहाँ से ए डैश एफ, ठीक है, एफ एम, और वहाँ से ए डैश सी, इस दोनों के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक नोट कर लो, मैं आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था हमारा, उसमें यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ से एक पास कर रही थी, दूसरी सी से पास कर रही थी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये स्ट्रक्चर बना था, ठीक, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ये ए डैश, और नीचे हमारा बी डैश, यहाँ पे एम, यहाँ पे एन, और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या बचा था, ए डैश एफ, ठीक है, ए डैश एफ अपॉन एफ एम, ये बच गया था, इक्वल्स टू, सिमिलरली यहाँ बच जाएगा आपका ए डैश सी अपॉन सी ए, क्लियर। तो ये दोनों इक्वल हो गए वहाँ पे दोनों को कंपेयर करने के बाद। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करके काम करना है, बाकी अपने आप चला आएगा, निकल आएगा सब कुछ। ए डैश एफ आप देखें वहाँ पे क्या है, ए डैश एफ आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ए डैश एफ। अब यहाँ से डिस्टेंस पहले देखना पड़ेगा, ये डिस्टेंस क्या है, इमेज की डिस्टेंस, जिसको हम वी से शो करते हैं, ओके। तो ये वी हो गया, लेकिन ये पूरा तो वी है नहीं, तो यहाँ से क्या काम करेंगे, इस बी में से हम लोग इसको माइनस कर देंगे। अगर एफ़ को आप देख रहे हो, ये फोकल लेंथ है, तो बी से फोकल लेंथ को माइनस कर देते हैं, तो हमारा ए डैश एफ निकल आएगा। तो इसीलिए इसको हम लिख पाएंगे माइनस, और पहली बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे वी, एफ और यू तीनों नेगेटिव में लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस वी, ठीक, और फिर माइनस लगाएंगे और माइनस एफ लिखेंगे, क्लियर है, ध्यान से इसको समझिएगा। उसके बाद जस्ट नीचे एफ एम आप देखिए कहाँ है, एफ एम, ठीक, एफ एम तुम्हारा एफ है, तो वो तो हम माइनस एफ लिखेंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ए डैश सी देखिए आप, ए डैश सी आपका कहाँ है, ये रहा ए डैश सी, ठीक। तो ये क्या है, ये पूरी तरह दिख रहा है आपको, रेडियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बट यहाँ से आपका इतना अगर माइनस हो जाए तो ए डैश सी निकल आएगा, यानी इतना माइनस हो जाए, तो इतना हम माइनस करने के लिए क्या करेंगे, वहाँ से माइनस बी कर देंगे, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से माइनस बी निकाल देंगे,
ठीक, ये माइनस बी ब्रैकेट के अंदर है, माइनस करने के बाद नेगेटिव में उसको लेना है, ओके। अपॉन सी ए, आप देखिए सी ए, तो सी ए ये हमारा है जो कि डिस्टेंस ऑफ पोल से क्या है, यू है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। बट यहाँ से हम लोग आर माइनस करेंगे, ओके, ये भी नेगेटिव में लेंगे और आर माइनस करेंगे, तभी तो आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इतना गायब होगा इसमें से, तो है ना। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे u माइनस माइनस आर, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि ये सब साइन वाइन का बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर पता होना चाहिए आपको कि हमें v भी माइनस में, f भी माइनस में, u भी माइनस में, हर चीज़ हमें माइनस में ही लेनी है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से लेकर के। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये दोनों माइनस माइनस यहाँ से प्लस होने वाले हैं, तो माइनस बी प्लस एफ बाई माइनस एफ होगा। यहाँ से आर और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है, और नीचे यहाँ से यू प्लस आर हो जाएगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे, हाँ, तो आगे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ गया माइनस बी प्लस एफ बाई माइनस एफ इक्वल्स टू, आ गया ये माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और मामला ख़त्म हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इसको हम कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, एफ और आर हो जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं आप, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव ये हो जाएगा पी एफ इक्वल्स टू, अब इधर से मल्टीप्लाई यू और वी मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा पॉजिटिव में यू वी, ठीक है, फिर नेगेटिव और एफ का मल्टीप्लाई नेगेटिव यू एफ हो जाएगा, ठीक है। फिर आर की बारी आ गई तो नेगेटिव आर वी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये पॉजिटिव पॉजिटिव आर और एफ हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, बिकॉज आर इक्वल्स टू होता है 2f, हमको ये पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f का 2 गुना होता है, ठीक है, f का 2 गुना होता है। तो ये पुट करेंगे फटाफट, तो देखेंगे एफ आर माइनस वी एफ इक्वल्स टू यू वी माइनस यू एफ माइनस आर की जगह पे हम 2f कर देंगे, तो ये 2f हो जाएगा, ओके, प्लस यहाँ भी हो जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ हो गया, देखिए यहाँ भी था, यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये भी आर की वैल्यू अगर 2f रखेंगे तो ये भी हो जाता 2f स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ तक आप देख पा रहे हैं, ये आप फटाफट वैल्यू पुट कर लेंगे, फिर आप देखेंगे 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, दोनों का साइन सेम है, ओके। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से माइनस वी एफ इधर बचा है, और ये यहाँ पे ये भी वी एफ, अगर बी को इधर कर लें तो ये भी बी एफ हो जाएगा, तो इस तरफ आ जाएगा, तो ये 2vf इस तरफ आ जाएगा, और उस तरफ बचेगा सिर्फ यू बी माइनस यू एफ, ओके। अब देखो 2bf से bf चला गया, तो सिर्फ क्या बचा vf, ओके, इक्वल्स टू उस तरफ बचा यू बी माइनस यू एफ। यहाँ तक नोट कर लें आप, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ तक नोट हो गया आपका। अब ये आगे आ गया आपका वी एफ इक्वल्स टू यू बी माइनस यू एफ, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, क्लियर। अब क्या काम करेंगे कि यू एफ को इधर भेज देंगे, ठीक है, यू बी को उधर छोड़ देंगे, तो यहाँ पे अब देखेंगे कि ये हो गया वी एफ प्लस यू एफ इक्वल्स टू यू वी, ठीक है। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू बी एफ, ठीक है, सबको हम इसी से डिवाइड कर देंगे, यू बी एफ से इसको डिवाइड, यू बी एफ से इसको डिवाइड, यू बी एफ से इसको डिवाइड, ठीक है, तीनों को अपना डिवाइड कर दिया। आप देखोगे कि यू बी कैंसिल, ठीक है, तो इस साइड बचा 1/f इक्वल्स टू, यहाँ से यू कैंसिल, एफ कैंसिल, तो बचा 1/v प्लस, यहाँ देखेंगे आप v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, तो बचा 1/u। तो ये आपका फार्मूला प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया है मिरर फार्मूला। तो ये हालांकि एग्ज़ाम में शायद आ जाए, कुछ पता नहीं है, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, और आप अपने बुक में देख लो, इसका जो फिगर बना हुआ है दोनों में सेम सा है, दोनों में सेम वही कहानी बनेगी। मैंने प्रूव किया है आपका कॉन्केव से, और आपका वो कॉन्वेक्स से भी देख लो, सेम यही बनेगा, उसमें भी सिमिलर ट्रायंगल होंगे, ओके। चलो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने रास्ते से थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका ये जो है लेंस आएगा, दूसरा मीडियम आएगा, और उसका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो वही रिफ्रैक्शन हमें पढ़ना होगा, ठीक है।
तो देखिए यहाँ से भी, यहाँ से जो हम पढ़ेंगे तो वो जो हम लोग फॉर्मूला बार बार वहाँ देखते थे, हमने बताया था जब आपका पहला आपका मैंने करवाया हुआ है मेन क्वेश्चन का जो लेक्चर, उसमें मैंने बार बार बताया हुआ है, वही चीज़ हम प्रूव करने जा रहे हैं। जो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये यहीं से आपका लेंस मेकर फार्मूला भी आएगा, तो ये प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले इसको समझना ज़रूरी है प्रूव करने से पहले। तो देखिए सबसे पहला काम यहाँ आप ध्यान से समझें, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ और आपको समझा दूँ सारी बात। देखो स्ट्रक्चर फिगर देखना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके बगैर आप प्रूव नहीं कर पाओगे। तो देखिए सपोज दैट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ओ पे, और यहाँ से लाइट गई, ठीक, और जाके टकराई। तो टकराने के बाद क्या हुआ, फिर ये जाना चाहिए था उसको सीधे, बट वो सीधे ना जा करके क्या हो गई, थोड़ी अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गई, जो कि इस डायरेक्शन में चली आई, ठीक है। तो इसका इमेज यहाँ बन गया, समझ रहे हैं आप, यहाँ इसका इमेज बना। तो यहाँ पे सारी डिस्टेंस पोल से यानी एम से मेजर करी जाएंगी। तो ये देखिए यू इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और फिर यहीं से जो यहाँ पे इसका इमेज बना है ये वी है, ठीक है, इमेज की डिस्टेंस है। और यहाँ से आप देख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ओके, और ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से नॉर्मल खींचा गया है, ये आप नॉर्मल देख रहे हैं, एक नॉर्मल ऐसे गया हुआ है, जो कि देखिए नॉर्मल हमेशा सेंटर से ही पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करता है, इस बात को नोटिस कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये नॉर्मल चला गया यहाँ से, ओके। अब देखिए आगे कहानी क्या हो रही है, यहाँ से तो परपेंडिकुलर खींचना ही है, क्योंकि डिस्टेंस हम कर्व तो मेजर कर नहीं सकते, इसीलिए यहाँ एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं। और ये बहुत ही स्लाइट डिस्टेंस होती है, बहुत कम डिस्टेंस होती है, तो इसको हम ज़्यादा फ़र्क नहीं देते हैं। इसको एम चाहे यहाँ कंसिडर करो और चाहे यहाँ कंसिडर करो, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो इसको एम यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सारी बात आपको समझ में आ गई। तो देखो यहाँ पे देखेंगे कि नॉर्मल से, ठीक है, ये जो एंगल बना रहा है, ठीक है, वो क्या है, इंसिडेंट एंगल, ओके। और जो नॉर्मल से उसकी रिफ्लेक्टेड वाली है, रिफ्रैक्टेड वाली जो एंगल बना रही है वो रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल है। तो दोनों एंगल आपको नज़र आ रहे हैं साफ साफ। और ये मीडियम 1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और ये मीडियम 2 है जो ब्लू कलर का दिख रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो सारी बात आप समझ गए, यहीं से सारी कहानी स्टार्ट होती है। अगर आप फिगर समझ गए हो, फिगर बनाना आ गया है, तो आप प्रूविंग बिल्कुल आसान से कर लोगे, डेरिवेशन आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। चलो समझते हैं इसका डेरिवेशन होगा कैसे, ठीक। सारी बात समझ गए, यहाँ से लाइट गई, यहाँ बनी इमेज, ठीक है, यह खींचा नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, क्लियर। और ये रही परपेंडिकुलर, ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है। सारी बात आप नोटिस कर लो, ये पहला मीडियम, ये दूसरा मीडियम, ठीक। चलो प्रूविंग करते हैं। सबसे पहला काम आप यहीं से देखेंगे, समझते जाएंगे। सबसे पहला काम जो रहेगा आपको निकालना है यहाँ से tan NOM। तो देखिए NOM है कहाँ, ये देखिए n यहाँ दिख रहा है, O यहाँ दिख रहा है, M यहाँ दिख रहा है, ये वाला एंगल, इसको आपको मान लेना है अल्फ़ा। सपोज दैट हमने अल्फ़ा निकाल लिया। फिर आपको निकालना है tan NCM, NCM n यहाँ है, C यहाँ है, M यहाँ है, ये रहा आपका बीटा, ठीक है, इसको हमने मान लिया बीटा। फिर है tan NIM, NIM यानी कि ये एंगल, ये हमने मान लिया गामा। ये तीन आपको निकालने हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, यानी हमेशा तीन ही एंगल आपको पता करना होगा, जो कि एक यहाँ है और एक सेंटर पे है और एक ये है, यानी एक ऑब्जेक्ट के साथ, एक सेंटर के साथ और एक इमेज के साथ, तीन एंगल अल्फ़ा बीटा और गामा, क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तीनों चीज़। तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे tan निकाला गया, tan अल्फ़ा आपका निकल के आएगा MN, क्या होगा यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक, तो MN बाई MO लिखा हुआ है। फिर बीटा, तो tan बीटा आप देखेंगे, ये रहा आपका बीटा, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि फिर से MN बाई CM, ये लिखा हुआ है। फिर आपका रहा गामा, ये रहा गामा, यानी परपेंडिकुलर तीनों में सेम है, बाई बेस यानी कि IM, तीनों हो गए, क्लियर है, बिल्कुल आसान है, नो प्रॉब्लम, तीनों आपके माइंड में बने होने चाहिए। तो सेम वही कहानी यहाँ से जनरेट होगी। पहले आप अल्फ़ा लिखोगे, अल्फ़ा जो आपका आ जाएगा MN बाई, यहाँ से आ गया OM। अल्फ़ा क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने पीछे अभी बताया है कि चाहे हम tan अल्फ़ा लिखें या फिर सिर्फ अल्फ़ा लिखें चलेगा, चाहे हम tan बीटा लिखें या फिर बीटा लिखें चलेगा, चाहे हम tan गामा लिखें या फिर सिर्फ गामा लिखें चलेगा, क्योंकि बहुत छोटे एंगल होते हैं। तो छोटे एंगल के तौर पे हम लोग इसको पूरा tan अल्फ़ा ना लिख करके सिर्फ अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ से आप देखोगे कि जो ट्रायंगल हमारा है, ट्रायंगल NOC,
तो देखिए अब यहाँ से क्या होगा, आगे देखेंगे कि ये जो पूरे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वहाँ स्ट्रक्चर गायब हो गया। तो ये सपोज दैट आपका एक मीडियम ये रहा, यहाँ से एक ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से एक रे गई थी और ये टकराने के बाद चली गई थी, कहाँ से, यहाँ से पास हो गई थी, यहाँ इमेज बन गई थी। यहाँ हमारा सेंटर था जो कि यहाँ से नॉर्मल पास कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा बनाया था, यहाँ से हमने बीटा बनाया था और यहाँ से हमने गामा बनाया था, ठीक है, 3 एंगल। और यहाँ पे हमने इसको एम और एन कहा था, क्लियर। तो यहाँ आप देखोगे कि 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा NOC, तो देखिए एन यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। इस ट्रायंगल में ये जो नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल बन रही थी। तो इसमें आप देखोगे कि ये ट्रायंगल, आप जानते हो ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर 2 एंगल यहाँ पे दूर हों तो इन दोनों का सम, अगर ये अल्फ़ा बीटा हो तो इन दोनों का सम इसके बराबर होता है, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा है। तो सेम वही कहानी यहाँ पे, अल्फ़ा और जो बीटा आपको दिख रहा है इन दोनों का सम आई के इक्वल होगा, ठीक है। तो जो कि यहाँ लिखा हुआ है, तो आई इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा आपका पीछे निकला है, आपने देखा है ये चीज़, जो कि यहाँ पे सम करके लिख दोगे। सिमिलरली यहाँ पे आप आर देखोगे, ठीक है। आर की कहानी देखेंगे आप कि आर कैसे निकलेगा, यहाँ से ये बीटा आपको दिख रहा होगा, इन दोनों के बराबर होगा, यानी कि जो हमारा बीटा है वो किसके इक्वल होगा, आर प्लस गामा के इक्वल, ठीक है। ये अगर आर है और वो गामा है तो हमें आर निकालना है, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आर इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा, जो कि आपको ये दिख रहा है। सेम यही चीज़ की गई है। बात समझ आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो यहाँ से, ठीक है। दोनों इक्वेशन माइंड में होने चाहिए, ठीक है। दोनों ही चीज़ कहानी साथ साथ चलती रहेगी। चलो ठीक है। फिर ये करने के बाद फिर हम लोग लगाएंगे स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ हम जानते हैं क्या होता है, साइन आई इक्वल्स टू साइन आर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होता था, एक कांस्टेंट n लगता था, तो एक मीडियम के लिए n1, दूसरे मीडियम के लिए n2 लग जाता था, ठीक है। अब यहाँ भी एंगल बहुत छोटे हैं तो साइन को गायब कर देंगे, तो लिखेंगे n1 I1 इक्वल्स टू n2 I2। देखिए ये बात ज़रूर लिखिएगा, फॉर स्मॉल एंगल, तभी आप ये गायब करेंगे साइन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये मेन इक्वेशन बनेगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 या फर्स्ट जो भी आपका बना हो, इसको नोटिस करके रख लीजिएगा, ओके। अब फिर आगे स्टेप पे क्या होगा, यहाँ देखेंगे। फिर क्या होगा कि आपको आई और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है इसी इक्वेशन में उठा करके, आई और आर की वैल्यू। तो जो आपने आई की वैल्यू निकाली है ऊपर, आपको पता ही है आई की वैल्यू निकली है जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा करके निकली थी, और यहाँ पे आर की वैल्यू जो निकली है जो कि बीटा माइनस गामा करके निकली थी। तो ये दोनों वैल्यू उठा करके आप फटाफट इक्वेशन में पुट करेंगे। और फाइनली फिर आपको जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसकी वैल्यू उठा के रख देना है। फिर ये आसानी से प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो कुछ था नहीं, बिल्कुल मज़ेदार था, आसानी से आप प्रूव कर सकते हो। और ये एक तरह से फॉर्म है, अभी तो ये आया हुआ है, इससे हम लोग जब 2 मीडियम होते हैं, ठीक है, एक मीडियम इस साइड हो और दूसरी तरफ एक मीडियम हो, 2 मीडियम अलग अलग हो, एक का मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 हो और एक का n2 हो, तो वहाँ से कोई अगर रे जा रही हो ऑब्जेक्ट से और इमेज वहाँ बन रही हो अंदर, तो ऐसे केस में हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करके वहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इससे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, तो इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक तरह से स्फेरिकल सरफेस का जो फार्मूला होगा यहाँ से बनेगा, ठीक है, सिंगल स्फेरिकल सरफेस के लिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें बस थोड़ा मैं हल्का सा समझा दूँ कि कैसे आप प्रूव करोगे। प्रूव कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है कि सपोज दैट यहाँ पे एक दूसरा मीडियम है, ठीक है, और यहाँ इस मीडियम से एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ से लाइट गई, टकराने के बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई और यहाँ पे इसकी इमेज बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हो तो नॉर्मल हम एक खींचते हैं, और नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करती है, सेंटर से पास करती है, ठीक है। तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करती है, तो ये रही हमारी नॉर्मल जो कि सेंटर से पास कर गई। तो यहाँ से एक एंगल बनता था अल्फ़ा हमने बोला है, और इसको m मान लेते हैं, अगर इसको n मान लेते हैं तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक एंगल बनता है बीटा और इमेज पे बनता है गामा। ये 3 एंगल आप ध्यान रखिएगा और फटाफट आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको सिर्फ सीधा ये भी ध्यान रखना है कि सारे डिस्टेंस m से मेजर करोगे तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u ले लोगे,
नेगेटिव में चली जाएगी, उधर जा रही तो पॉजिटिव में जाएगी, ठीक है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज है। सारी बात नज़र आ जाएगी, बस कुछ नहीं करना आपको। सीधा पहले आप tan अल्फ़ा निकालिएगा, फिर आप tan बीटा निकालिएगा, फिर आप tan गामा निकालिएगा, ठीक है। tan अल्फ़ा आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये क्या हो जाएगा mn बाई, फिर क्या हो जाएगा mo, क्लियर। और फिर यहाँ से बीटा आप निकालोगे तो क्या दिख रहा है आपको, फिर से वही mn बाई, यहाँ से क्या दिख रहा है cm। फिर आप tan गामा निकालोगे, क्या दिख रहा है आपको mn बाई im, ठीक है। तो सारी चीज़ हो गई, तीनों निकल आई फटाफट। अब क्या करना, tan सबका काट देना क्योंकि छोटे एंगल हैं, ठीक। फटाफट tan काट दिया तो अल्फ़ा निकल आया, बीटा निकल आया और गामा निकल आया, ठीक है। अब फिगर में आपको पता ही है, तो क्या निकल के आ गया आपका, अल्फ़ा निकल के आ गया, बीटा निकल के आ गया, गामा निकल के आ गया। और स्ट्रक्चर में आपको पता है कि इस तरफ क्या था, यहाँ से गई थी ऑब्जेक्ट, ये टकरा के यहाँ इमेज बना रही थी, ठीक है। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर था और यहाँ से नॉर्मल हमने खींचा था, ठीक है। तो ये हमारा अल्फ़ा निकला था, ये बीटा था और ये गामा था, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर खींचा था, ओके। ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमने m लिया था, ये हमने n लिया था। तो अब यहाँ पे इंसिडेंट एंगल बनाया था, ठीक है। और ये जो जा रही है नॉर्मल के साथ, ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल था। बस ट्रायंगल का रूल लगा दिया, तो ट्रायंगल का रूल निकाल के यहाँ से हमने i निकाल लिया जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा नज़र आया था। और फिर हमने वहाँ से ट्रायंगल का रूल निकाल के r निकालने की कोशिश की, तो जो कि बीटा माइनस गामा नज़र आया था। ये दोनों वैल्यू नज़र आ गई। फिर स्नेल्स लॉ लगा देना। स्नेल्स लॉ हम जानते हैं क्या होता है, n1 साइन i1 हो जाएगा इक्वल्स टू n2 साइन r2 हो जाएगा। यहाँ भी एंगल छोटे हैं तो हम गायब कर देंगे साइन को, तो यहाँ से n1 i1 हो जाएगा और यहाँ पे n2 i2 हो जाएगा, ठीक है, r2 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग फटाफट उठा करके अल्फ़ा, बीटा और गामा इन सब की वैल्यू रखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे रखोगे, आई के हिसाब से, आई हमारा अल्फ़ा और प्लस बीटा आया हुआ है, तो यहाँ से ये उठा के रख देना इसकी जगह पे i1। ऐसे ही फिर r की जगह पर उठा के रख देना। सारी वैल्यू रख करके सॉल्व कर दोगे, फटाक से आपका जो है वो स्फेरिकल का फार्मूला आ जाएगा। अब मेन चीज़ आती है लेंस फार्मूला, सॉरी लेंस मेकर फार्मूला। देखिए लेंस मेकर फार्मूला हमने बार बार बताया था वहाँ पे आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार आता है और न्यूमेरिकल भी कई बार आते हैं, ठीक है। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसका डेरिवेशन भी हमें अच्छे समझना होगा और इस पर न्यूमेरिकल भी करना होगा, ठीक। तो देखो सबसे पहले इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ओके। तो बात आती है अब लेंस मेकर फार्मूले की, और लेंस मेकर फार्मूला जो होता है वो स्पेशली रिफ्रैक्शन बाय लेंस का ही बात करता है, ठीक है। मतलब कि जब कोई लेंस आपके सामने आ जाए, लेंस जानते हैं आप दो सरफेस से बना होता है, दो मिरर उसमें एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इससे जब कोई भी लाइट जाती है और टकराने के बाद जब ये मुड़ती है तो फिर से मुड़ती है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब इमेज फॉर्मेशन होता है तो वही लेंस रिफ्लेक्शन बाय लेंस कहलाता है और यहीं से जनरेट होता है लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। यहीं से लेंस फार्मूला आता है, ठीक है। तो लेंस मेकर फार्मूला हम लोग प्रूव करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले लेंस मेकर फार्मूला प्रूव करने से पहले हमें ये फार्मूला जो यहाँ पे दे रखा है, इस फार्मूले को माइंड में रखना है, ठीक है। इसी फार्मूले से आगे बढ़ना है क्योंकि ये सिंगल सरफेस के लिए था। अब यहाँ डबल सरफेस आ जाएंगे, एक तो इधर से रहेगा और दूसरा इधर से रहेगा, तो डबल सरफेस होंगे, तो एक तो रेयर से डेंसर में जाएगी और दूसरा डेंसर से रेयर में जाएगी, है ना। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कहानी है क्या। तो देखिए सपोज़ दैट यहाँ पे एक आपको लेंस दिख रहा है, ठीक है, ये लेंस आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से एक लाइट गई और टकराने के बाद ये हल्का सा पहले मुड़ी, ठीक है। मुड़ने के बाद फिर दूसरे सरफेस से टकराएगी, फिर से मुड़ेगी, तो फाइनल इमेज यहाँ बनेगी। लेकिन ये सारी चीज़ करने में यहाँ पे दो सरफेस आ गए। एक सरफेस देखिए यहाँ पे बनाया गया है अलग अलग दो सरफेसेस, एक सरफेस इस साइड से है और दूसरा सरफेस इस साइड से है, तभी ये दोनों मिलकर के लेंस बने। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, दोनों में अलग अलग वही चीज़ हुई है। तो पहले आप देखेंगे कि यहाँ से लाइट गई, पहले सरफेस पे टकराई और मुड़ी, मुड़ने के बाद यहाँ पे इसका इमेज बना, ये I1 बन गया। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप। तो यहाँ से नॉर्मल हमने खींचा, जो भी हमने इससे पहले प्रूव किया है वही वाली सारी कहानी, यानी अल्फ़ा, बीटा और गामा वाला प्रोसेस करके। तो यहाँ इंसिडेंट एंगल 1 और यहाँ पे इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल R1, ठीक है, ये दोनों हमने देखा। तो यहाँ से फिर हम लोग फार्मूला लगाएंगे, वही फार्मूला जो कि था N1 बाई यहाँ से OB होगा, ठीक है, प्लस N2 बाई यहाँ से BI1 होगा, उसके बाद होगा इक्वल्स टू यहाँ से N2 माइनस N1 होगा BC1, ठीक है।
ये पहला इक्वेशन बनेगा जो कि आपको तुरंत नोट करना है। ये पहला प्रोसेस हो जाएगा, पहले सरफेस से पूरी कहानी होगी। जब पहले सरफेस पे जाकर टकराएगी तो सारी कहानी ये होगी, ठीक है। पहली इक्वेशन ये बनेगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आप नोट करेंगे। और ये चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई है, ठीक है, ये लिखा गया है, ठीक है। ये पहले सरफेस के लिए बोल दिया गया है। फिर सेकंड सरफेस के लिए ये आया हुआ है, तो हम लोग सेकंड सरफेस के लिए देखेंगे। यहाँ पे आप देखोगे सेकंड सरफेस के लिए, तो सेकंड सरफेस के लिए यहाँ से टकराने के बाद, ठीक है, ये जो I1 था उसका I1 काम करने लगा था एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उस ये चीज़ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो सेकंड केस में हमारा जो इमेज बनेगा वो यहाँ बनेगा, ये फाइनल इमेज होगा। अब की बार ये डेंसर से रेयरर वाले केस में चली जाएगी। तो यहाँ से I2 जो हमारा होगा इंसिडेंट एंगल और R2 हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल सेकंड बनेगा। यहाँ से हमें नॉर्मल खींचनी होगी, ठीक है। तो ये सेकंड सरफेस पर टकराने के बाद ऐसा होगा। तो यहाँ से फिर से जब फार्मूला लिखा जाएगा, ठीक है, वही सेम फार्मूला, तो आप देखोगे यहाँ से दिख रहा है आपको N2 DI1 N1 DI N2 माइनस N1 बाई DC2। अब ये नेगेटिव में क्यों लिखा हुआ है? ये क्योंकि आप देख रहे हो कि वो लेफ़्ट साइड से जा रही होगी, इस साइड से हमने लिया है तो ये नेगेटिव में रहेगी, क्योंकि इस साइड नेगेटिव उस साइड पॉजिटिव रहती है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से हमने देखा कि ये N2 हमारा इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव में, उस डायरेक्शन में है तो अगर उधर उस डायरेक्शन में होता तो पॉजिटिव में होता। तो N1 हमारा पॉजिटिव है, N2 हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बार क्या है, इधर डेंसर से रेयरर में पास कर रही है वो, ठीक है। तो यही चीज़ होने की वजह से यहाँ दो सरफेसेस हो गए। अब दोनों सरफेसेस के हमने फार्मूले लिख लिए, उसके बाद क्या करना है, दोनों सरफेस के फार्मूलों को ऐड कर देना है, ठीक है। दोनों को ऐड करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगी, ओके। और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, सपोज द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट का पता नहीं कहाँ पे है, तो OB को इन्फिनाइट मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनली OB को हम मान लेंगे इन्फिनाइट, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। किसी का इन्फिनाइट अगर हो जाता है तो हो जाता है 0। तो N1 DI बचेगा, DI हमारा F है। और फिर यहाँ पे आप देखोगे BC1 DC2 बचेगा। BC1 यानी इस डायरेक्शन में आपको दिख रहा होगा, ये रहा B और ये रहा हमारा C1। तो ये हम रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 मानेंगे, ठीक है, जो कि पॉजिटिव में होगा। सेकंड केस में आप देखोगे कि इधर से है DC2 इस डायरेक्शन में है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 नेगेटिव में लेंगे और दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद ये फार्मूला हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब N2 बाई N2 21 क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ से इसको डिवाइड किया। N21 को हम लिख सकते हैं N2 बाई N1, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको N1 से डिवाइड कर दिया गया है, इसको भी N1 से, इसको भी N1 से, और यहाँ भी N1 से डिवाइड कर दिया गया है। बोथ साइड N1 से डिवाइड कर दिया गया, तो N1 कैंसिल हो गया है और इसको हमने N21 लिख दिया और ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा लेंस मेकर फार्मूला बना। तो ये लेंस मेकर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार आता है, तो इसको ध्यान से समझें और प्रैक्टिस करते रहें, एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है।